नमस्कार। आज हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत है वो इधर विषुवत रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर 876 किलोमीटर उत्तरी ध्रुव की ओर ऊपर है ना। इसलिए भारत वो उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध। इधर 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का है वो क्षेत्र शुरू होता है। इधर 37 डिग्री 6 मिनट तक चलता है। इन दोनों के बीच में भारत है। इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट इनके बीच में वो जो देश है, उस देश का नाम भारत है। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां देश है। बड़े देशों का क्रम देखे तो एक ट्रिक है, आर सी सी यू बी ए। आर फॉर रूस, कनाडा, चीन, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। भारत देश क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से इधर एक देश पड़ता है, कोरोना का आविष्कार देश। उसके बाद भारत का स्थान आता है दूसरा। भारत दूसरे स्थान पर है। अब ये तो थी भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत एक 82.5 डिग्री यहाँ से पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद नगर के आसपास से इलाहाबाद के पास से गुजरती है। रेखा भारत में समय का निर्धारण करती है। इसको प्रमाणिक समय रेखा भी कहते हैं। अब देखिए, भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो भारत के ठीक ऊपर में उत्तर में ये जो इलाका है, ये है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला तकरीबन 2500 किलोमीटर ये इधर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। और ये बहुत ही ऊंची पर स्थित है। इधर नेपाल देश है। नेपाल में इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, तकरीबन 9 किलोमीटर। जो नेपाल में स्थित है। भारत की कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। इतनी बड़ी चोटियां होने के कारण, और जितना आप ऊंचाई पर जाओगे उतना तापमान कम होगा। अब उस ऊंचाई पर तापमान कम होता है, इस वजह से तापमान कम होने के कारण यहाँ पर तापमान कम होगा। तापमान कम होने का सर्दी पड़ेगी। अब सर्दी पड़ेगी तो बर्फ जमेगा। इस कारण यहाँ अधिकतर जगह पर बर्फ जमा हुआ है। इस बर्फ को ही हिम बोला जाता है। अब इस हिम के घर को हिमालय बोलता जाता है। हिम के घर को हिमालय बोला जाता है। तो ये हिमालय है, ये बर्फ का घर है। यहाँ से कई प्रकार की नदियां भी निकलती हैं। इधर देखते हैं, गंगा नदी यहाँ से निकलती है, यमुना नदी भी निकलती है। इधर से पाकिस्तान में 6-7 नदियां बहती है। सतलज, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब, ये सब नदियां पाकिस्तान में बहती है। इधर से ब्रह्मपुत्र निकल करके इधर से ब्रह्मपुत्र निकल करके ये
बहती है, ये सब हिमालय की नदियां हैं। और हिमालय का अगर योगदान देखें, ये यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और इधर यहाँ अरब सागर है। पता ही है आपको, अरब सागर से जो मानसून उड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उड़ता है, उस मानसून को हिमालय पर्वत टकराता है, और हिमालय से पर्वत से टकरा करके ये मानसूनी पवनें वापस रिटर्न हो जाती है और यहाँ पर बरसात करवाती है। जिस भाग में बरसात करवाती है वो भाग है उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश, एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक पर्वतमाला के नीचे ये सब, इसको उत्तर का विशाल मैदान कह सकते हैं, उत्तरी मैदानी प्रदेश कह सकते हैं, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश कह सकते हैं। यहाँ से जो नदियों द्वारा निर्मित ये मैदान है बहुत ही उपजाऊ है। देश के जो अधिकांश जो बड़े बड़े नगर हैं वो इसी में स्थित हैं। यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े बड़े राज्य इसमें स्थित हैं। सदाबहार नदियां बहती हैं। इस वजह से ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है और कृषि की दृष्टि से ये बहुत ही उपयुक्त है। उत्तर के विशाल मैदान के ठीक पश्चिमी की ओर जहां पर हम रहते हैं वो है राजस्थान। उधर राजस्थान, थोड़ा बहुत पंजाब का क्षेत्र, इधर थोड़ा बहुत गुजरात का क्षेत्र, ये सभी मिलकर के एक बड़े भौतिक प्रदेश का निर्माण करते हैं। उसका नाम है थार। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये, और दुनिया का सबसे धनी मरुस्थल ये है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ अरब सागर से जो मानसूनी पवनें उड़ती हैं, अब यहाँ टकराने के लिए कुछ नहीं है। और इधर एक है पर्वतमाला, लेकिन अरावली पर्वतमाला ठीक ऐसे है, ऐसे यहाँ गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली के लाल किले तक लगभग 692 किलोमीटर ये फैली हुई है, लेकिन इस तरह से समांतर है। तो ये अरब सागर से जो उठने वाली मानसूनी पवनें हैं, ये इसके सारे आगे बढ़ जाती है। इस वजह से यहाँ बरसात कम होती है। जरूर बंगाल की खाड़ी की जो ये मानसूनी पवनें हैं, ये यहाँ तक आती है, तब तक बरसात की मात्रा है वो कम हो जाती है। इस कारण ज्यादातर अकाल की स्थिति रहती है, बरसात बहुत कम हो जाती है, अकाल की स्थिति रहती है। यहाँ पर नदियों का अभाव है, नदियां बहुत कम देती हैं। यहाँ एकमात्र जो चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकल करके इधर ये गंगा नदी में मिल जाती है, तो एकमात्र जो नित्यवाही नदी है राजस्थान की वो है चंबल। उसके अलावा सब मौसमी नदियां हैं, और मौसमी नदियां हमेशा बरसात के दिनों में आती है और चली जाती है। इस वजह से ये इलाका कृषि की दृष्टि से बहुत कठिन है। रेतीले धोरे पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, ये यहाँ की विशेषता है। अब इन दोनों के नीचे ये इलाका त्रिभुजाकार इलाका है। इस त्रिभुजाकार भाग को हम कहते हैं पठारी भाग। भारत के दक्षिण में है, इस वजह से इसको कहता है दक्षिण का पठारी भाग। ये दक्षिण का पठारी भाग है, ये पुरानी कठोर चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े नगर हैं
चेन्नई, बेंगलुरु, गोवा, मुंबई, ये सब यहाँ स्थित हैं, हैदराबाद वगैरह। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की दृष्टि से बहुत उपयोगी मिट्टी है। उसके अलावा यहाँ उद्योग धंधे भी बड़ी मात्रा में है। यहाँ की जो नदियां हैं, वो नदियां सदाबहार नदियां तो हैं, और नदियां बहुत तेज गति से बह करके इधर ये अरब सागर में गिरती हैं और इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इस ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण के पठार के मध्य का जो भाग है उसको बोलते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान या तटीय भाग, जो समुद्र के किनारे वाला भाग है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ज्यादातर मत्स्य पालन किया जाता है। यहाँ पर आम और नारियल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं अगला भौतिक प्रदेश अपना वो है भारत की भूमि से बाहर, इधर लक्षद्वीप, और इधर देखते हैं तो अंडमान निकोबार। ये भाग भी भारत के ही है। तो ये भाग भारत भूमि से बाहर है, भारत के ही है। तो ये हैं द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप का मतलब वो छोटा भूभाग जिनके चारों ओर पानी है, उसको द्वीप बोलते हैं। महाद्वीप उसको बोलते हैं, वो विशाल भूभाग जिसके चारों तरफ पानी हो, वो महाद्वीप कहलाता है। इसी प्रकार भारत को भी उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि भारत के तीन तरफ पानी, यहाँ से शुरू होता है वो पानी और यहाँ तक है। भारत के तीन तरफ पानी है। एक तरफ भारत में हिमालय है, और भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत के लगभग चारों तरफ से सीमाएं हैं, वो प्राकृतिक रूप से इतनी सक्षम है कि यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल है। छोटा सा गलियारा ये है, ये एक ऐसा गलियारा है, यहाँ रेतीले धोरे हैं, लेकिन कोई भी दुश्मन यहाँ से प्रवेश कर सकता है। और हिंदुस्तान के इतिहास को उल्टा करके देखे, जितने ही मुस्लिम आक्रांता भारत पहुंचे हैं वो सब इसी मार्ग से पहुंचे हैं, और आज भी इस मार्ग से